हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11 साइंस के बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट फिज़िक्स के बारे में। और उस फिज़िक्स में हम लोग जिस टॉपिक को आज ले रहे हैं, टॉपिक का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये चैप्टर नंबर 3 है आपके सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स जो हैं वो बेसिक के बारे में बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स उनका वेटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक्स आपको फर्स्ट और सेकंड में से भी पढ़ने पड़ेंगे। देन लेटर आफ्टर आप लोग आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के अंदर, और वो है मोशन। ये थोड़ा सा लंबा चलने वाला टॉपिक है, तो बात करते हैं मोशन के बारे में। मोशन है क्या? हम देखते हैं वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो है वो या तो रेस्ट में है या मोशन में है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी चीज़ रेस्ट में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जिस अर्थ पे रहते हैं, अर्थ रेस्ट में नहीं है, वो मोशन में है। इसलिए हम अगर अर्थ पे हैं तो भले ही हम में लगे कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ के साथ साथ हम भी मोशन में हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो एक्चुअल में तो कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है, सभी मोशन में है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग रेफरेंस को लेके बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट की दो पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट या तो मोशन में होता है या रेस्ट में होता है। तो मोशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो मोशन की एक डेफिनेशन निकाली गई है कि द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। बड़ी शॉर्ट सी एक डेफिनेशन लिखी है हमने। द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चेंज होता है। सपोज़ कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है और हम देखते हैं कि 3 सेकंड के बाद में, 5 सेकंड के बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो हम देखते हैं कि टाइम के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। ओके, द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, इस कंडीशन को हम कहेंगे मोशन। अब इस मोशन की स्टडी हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, फिजिक्स बहुत सारी ब्रांचेज में डिवाइड है। तो कुछ ब्रांचेज आप 11th में पढ़ेंगे, कुछ ब्रांचेज आप 12th में पढ़ेंगे। 11th में जो मेन ब्रांच आपको पढ़नी है वो ब्रांच है मैकेनिक्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये मैकेनिक्स, और आगे भी ये बहुत काम आएगी आपके। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स किससे रिलेट होती है, किसकी स्टडी करती है? रिलेटिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है। इस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। और यहाँ मैकेनिक्स के 3 पार्ट अगर हम लोग देखें, मेन पार्ट है ना, 3 मेन पार्ट्स में मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया है: स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किसे कहते हैं? मैकेनिक्स की वो ब्रांच जो कि किसी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। इक्विलिब्रियम कब होता है? किसी ऑब्जेक्ट पर अलग अलग तरह के फोर्स अगर अप्लाई हो और वो नेट फोर्स अगर जीरो हो रहा हो, तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है। तो इस कंडीशन को हम जिसमें स्टडी करते हैं, उस ब्रांच का नाम है स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, जिसको हम स्टार्ट करेंगे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मीनिंग क्या है? काइनेमेटिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, काइन एंड मैटिक्स। ये है, काइने का मतलब है मोशन, और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। मोशन की जो मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। यहाँ मोशन के बारे में बात होगी, लेकिन रीजंस को हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं। यहाँ हम लोग केवल मोशन के बारे में बात करते हैं, मोशन के जो रीजंस है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। डायनेमिक्स में यहीं से हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम लोग मोशन के बारे में भी बात करते हैं और मोशन के रीजंस के बारे में भी बात करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग डायनेमिक्स। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में, यानी कि मैथ्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो जब हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ हम स्टडी करते हैं कुछ क्वांटिटीज़ की, कुछ वेरिएबल्स की। वो हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट,
9th क्लास में थोड़ा बहुत आप इसके बारे में नॉलेज ले चुके हो। देन स्पीड हो सकता है और वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं, उनको हम लोग रिलेट करेंगे इस काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। वन बाय वन जब हम स्टडी करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, उनके रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ये सारी बातें हम लोग इस काइनेमेटिक्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। और भी कोई आएगा तो हम चैप्टर के अंदर उसमें देखेंगे उसको। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? कि अगर किसी, अभी हमने बात की कि किसी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो मोशन में है। तो हम देखेंगे कि किसी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन में चेंज आता है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। लेकिन अगर हम उसकी पोजीशन को बताना चाहेंगे तो उसको पोजीशन को बताने के लिए, उसकी पोजीशन में तो कोई चेंज हो रहा है तो उसके लिए हमें किसी न किसी एक ऐसे स्टेशनरी पॉइंट को कंसिडर करना पड़ेगा, किसी एक ऐसे पॉइंट को लेना पड़ेगा या प्लेस को लेना पड़ेगा जिससे हम बताएं उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। समझिएगा, जैसे मैं चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करना कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं, तो मुझे पहले एक इसके आसपास कोई एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिसको मैं स्टेशनरी मानूंगा। और अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 डे, 1 ईयर, अगर ये ऑब्जेक्ट इससे अभी इस डिस्टेंस पे है और अगर उस टाइम के बाद में ये यहाँ पर आ जाता है तो मैं कहूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। लेकिन मुझे एट फर्स्ट एक ऐसा पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा जिसकी रेस्पेक्ट में मैं इसकी पोजीशन को कंपैरिजन कर पाऊँ। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है? कोई भी स्टेशनरी पॉइंट या प्लेस जिसकी रेस्पेक्ट में हम पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस सभी को मेज़र करते हैं, इसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझिएगा कि जैसे कभी हम बस में बैठे होते हैं, ठीक है, हम किसी बस में बैठे होते हैं और जब हमारे बस में बैठने के बाद हम जब विंडो सीट पर बैठते हैं और उस विंडो सीट से हम किसी भी प्लेस को देखते हैं और सपोज उस प्लेस का नाम है जयपुर, ठीक है, इस प्लेस का नाम है जयपुर। तो हम जब बस में बैठे होते हैं तब हम अपने, जो कोई भी हमारे पास में बैठा है, हमारी फैमिली का कोई मेम्बर हमारे पास में बैठा है, तो हम उससे जब बात करते हैं तो हम उसे ये कहते हैं कि जयपुर चला गया, जयपुर निकल गया, या जयपुर आने वाला होता है तो हम कहते हैं जयपुर आने वाला है। जयपुर पे बस पहुंच चुकी होती है तो हम कहते हैं जयपुर आ गया। अब आप सोच के देखिए, जयपुर जो है वो एक प्लेस है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो क्या वो आएगा या जाएगा या आने वाला है, ऐसी चीज़ हम जब उसके साथ में लगाते हैं तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि जयपुर कहीं नहीं आ रहा है, हमारी बस जयपुर पहुंच रही है, जयपुर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम जब बोलते हैं, पूरी बस में जितने भी ट्रैवलर्स होंगे वो जब भी बात करेंगे तो वो यही कहते हैं कि जयपुर आ गया, जयपुर चला गया। कारण क्या है? क्योंकि उस समय के लिए हम उस बस को हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं और उसके सामने जो भी आएगा जाएगा, भले ही वो प्लेस है कुछ भी है, लेकिन हम उसके लिए लगाएंगे कि वो आ रहा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में बस आती जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस को मान रखा है। यही अगर आप उल्टा सोचिए, आप यहाँ स्टेशन पर खड़े हैं, अगर आप जयपुर के स्टेशन पर खड़े हैं और बस यहाँ से आती है, तब आप क्या कहते हैं कि बस आ गई है, क्योंकि उस समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने यहाँ के स्टेशन को मान रखा है और इसकी रेस्पेक्ट में बस का जो पोजीशन का चेंज होना है तो आप उसको आना या जाना कहते हैं। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में। ये हमारे ब्रेन में बनती है, कहीं पर भी बन सकती है। हम जब हमारे घर पे होते हैं तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा घर हो सकता है। उस समय कोई भी
गेस्ट अगर हमारे घर पर आता है तो हम कहते हैं गेस्ट हमारे घर पर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा घर है। और यही गेस्ट के लिए हमारे घर पे आना, अगर गेस्ट अपने घर पे कोई बात करेगा तो वो ये कहेगा कि मैं उनके घर पर जा रहा हूँ। तो वर्ब एक ही है, एक्शन एक ही है, लेकिन हमारे लिए गेस्ट का आना है और गेस्ट के लिए वो किसी के घर पे जाना है, क्योंकि उसके दिमाग में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चल रही है वो उसका खुद का घर चल रहा हो सकता है। तो इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन को शो करने के लिए बहुत काम की चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? नाउ द टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन होते हैं? तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के मोशन लिए हैं। पहला मोशन है ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन एंड तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइन के अंदर मोशन करता है, एक ही लाइन के अंदर मोशन करता है, रेक्टिलियन मोशन, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर जैसे अर्थ रिवॉल्व करती है अपनी एक्सिस के आसपास, या कोई भी एक सर्कुलर डिस्क हो सकती है जैसे, और वो अगर किसी एक एक्सिस के अराउंड इस तरह से इसके सारे पार्टिकल एक साथ इस तरह से अगर घूमते हैं, जैसे हमारी साइकिल का व्हील, हमारी स्कूटी का व्हील, अगर उसको देखें तो वो भी एक एक्सेल के आसपास इस तरह से पूरा रोटेट करता है, तो इस मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेशनल मोशन किसी भी एक मेन पोजीशन से, जैसे पेंडुलम है, पेंडुलम एक मेन पोजीशन से अगर आपने उसको ऑस्किलेट करवाया तो ये जो ऑस्किलेशन मोशन है ये वाइब्रेशनल मोशन का एक एग्जांपल है। या एक स्केल लीजिए, उस स्केल को अच्छे से रिजिड उसको पकड़िए बीच में से अच्छे से, और उसके बाद में हल्का सा ऊपर से उसको लेके छोड़ दिए तो ये वाइब्रेट करेगा अपने मेन पोजीशन से। टू एंड फ्रो मोशन जो करेगा वो मोशन होगा वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक्स बातें की, अब आइए बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला मेन टॉपिक है हमारे पास में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में वैसे आपने थोड़ा बहुत इसको शायद पढ़ा होगा, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके डिफरेंस को आप समझिएगा बहुत अच्छे से। यहीं से आपको थोड़ा सा वेक्टर और स्केलर के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो डिस्टेंस क्या है, सपोज कीजिए ए एक पॉइंट यहाँ पर, एक प्लेस यहाँ पर है और एक दूसरा प्लेस है बी यहाँ पर। अब कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी मूव करती है ए से बी की तरफ, इस तरह से जा सकती है। हो सकता है ये ऐसे नहीं जाए और ऐसे जा सकती है, हो सकता है ये ऐसे भी नहीं जाए और कोई दूसरे पाथ से होके आए और वो इस तरह से यहाँ बी पर जा सकती है। तो हम देख रहे हैं कि ए से बी तक जाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के पाथ हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ 3 बनाए हैं, और भी हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जो अलग अलग पाथ हैं, उन अलग अलग पाथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो ट्रैवलिंग लेंथ है वो कम होगा, इस नंबर 1 का जो ट्रैवलिंग लेंथ है वो इस 2 से ज़्यादा होगा, और ये जो 3 है, 3 नंबर की जो लेंथ है, इस पाथ की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है 1 और 2 के कंपैरिजन में। तो ये सभी जो लेंथ है पाथ की, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन होगी द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, the length of actual path adapted by the body is called distance। इसको कहते हैं हम लोग डिस्टेंस। जो बॉडी जिस पाथ को अडॉप्ट करती है और उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे कहा जाता है डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिए थे मैंने अलग अलग डिस्टेंसेस के। तो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 आर द डिस्टेंसेस। बट
डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा अलग है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन is called displacement। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके बीच में अलग अलग जो पाथ हम लोगों ने देखे, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, इसके बीच में अलग अलग पाथ लेंथ हम लोगों ने देखी। लेकिन हम देख सकते हैं जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो ये नंबर 2 वाली है। तो 1 2 3 ये तीनों ही डिस्टेंस कहलाए जा सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो केवल नंबर 2 वाला ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नंबर 2 ही है। ठीक है, तो ये है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस अलग अलग पाथ की जो लेंथ होगी वो सभी डिस्टेंस कहलाएगी, एक्चुअल लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट होगी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम यहीं पे इसको ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और वेक्टर और स्केलर के रेफरेंस में हम इसको थोड़ा सा और आगे स्टडी करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।